हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण एकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी पैडागोजी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। आज की सेट दूसरा है, इससे पहले हम पहला सेट करा दिए हैं और हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कराए हैं। अगर आप लोग प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं तो जाकर चेक कर सकते हैं। मैराथन क्लास भी हर सब्जेक्ट की आती रहेगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आधारित हम लोग करते रहेंगे। चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल देरी नहीं करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना। बिल्कुल ये तो सत्य है, नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जोड़ना। बिल्कुल ये भी सत्य है, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है। विद्यार्थियों के श्रेणियों में वर्गीकृत करना। देखिए कभी भी वर्गीकृत विद्यार्थियों की श्रेणी को नहीं करेंगे, कभी भी पृथक्करण की बात आए गलत हो जाएगा। सेग्रेशन नहीं करेंगे, उच्च ग्रेड हम लोग नहीं देंगे। विद्यार्थियों को आंकना, देखिए कभी भी विद्यार्थियों को आंकेंगे भी नहीं, क्योंकि ये निगेटिव वर्ड्स है। ये संपूर्ण पैडागोजी में दोस्तों हम बताए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको एक बार जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा। पूरी XYZ पॉजिटिव वर्ड्स और निगेटिव टैग वर्ड सब बताए हैं। तो ए और बी हमारा सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे, ए और बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती हैं और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखते हैं। किस पे? चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों का पालन की सहमति देते हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सके। इस गतिविधि को निम्न में से किस संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है? क्या विविधता के रूप में, या हाशियाकरण के रूप में, या प्रजातंत्र के रूप में, या बाजार के रूप में? तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर देंगे, प्रजातंत्र के रूप में। प्रजातंत्र दोस्तों यह है कि सभी संस्कृति, सभी धर्म को समान रखा जाए। तो यहाँ पे क्या है कि सभी बच्चे पालन कर रहे हैं उस नियम को। तो सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका यही बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती हैं और ये नियम एक चार्ट पर लिखे जाते हैं। तो सभी बच्चे इन नियमों का पालन सहमति से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, प्रजातंत्र। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 7 जुलाई 2024 को जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वही क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये अपने मन से तैयार नहीं किए हैं दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एकदम जितने 2011 से 2024 तक जितने हुए हैं 7 जुलाई 2024 तक सब एक प्रैक्टिस सेट के तौर पे सारा क्वेश्चन कर लेंगे। आप लोग का प्रैक्टिस होता रहेगा। ठीक दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों अभिकथन ए और तर्क आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन ए क्या कह रहा है, सामाजिक विज्ञान ने तथ्यों से वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग से निपटने हेतु अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की हैं। बिल्कुल की हैं, सत्य है ये कथन। तर्क आर क्या कह रहा है, प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों को अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। तो अभिकथन दोस्तों यह है कि इन विधियों में गुणात्मक शोध, केस स्टडी, सांख्यिकी विश्लेषण जैसे पद्धतियां सम्मिलित होती हैं। तो अभिकथन ये सत्य हो जाएगा। और कथन जो कारण आर है ये भी सत्य है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में व्यक्तिपरक व्याख्याओं व सामाजिक प्रभावों में निपटा जाता है जो तथ्यों के अवलोकन व विश्लेषण के प्रभावित करते हैं। तो अभिकथन ए व तर्क आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? देखिए लोकतंत्र को दर्शाने में से किसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं? लोग समान और स्वतंत्र हैं, बिल्कुल ये लोकतंत्र में हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। लोग धनी और समृद्ध होते हैं, बिल्कुल ये भी लोकतंत्र की पहचान है। लोग संघर्ष को दूसरे की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, बिल्कुल लोकतंत्र को दर्शाने में इसका भी प्रयोग किया जाता है। और सरकार अधिक जवाबदेह और तर्कसंगत है, बिल्कुल। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा चारों का चारों सत्य हैं। लेकिन दोस्तों इसमें ऑप्शन 1, 2, 3, 4 कहीं नहीं दिया है। ये प्रीवियस ईयर जो 7 जुलाई को 2024 को एग्जाम हुई थी वही क्वेश्चन उठाए हैं,
इसमें आयोग ने क्या किया था, सबको समान अंक दिए थे। क्योंकि ये चारों का चारों ऑप्शन सत्य हैं, लेकिन ऑप्शन 1, 2, 3, 4 चारों किसी में नहीं है, इसलिए आयोग ने इसको स्टार बनाकर चारों को इसको चारों सत्य माना है और आयोग ने एक एक नंबर सबको दिए थे। तो हम लोग आपसे बता दे रहे हैं, जैसे क्वेश्चन आया है वैसे करा रहे हैं, जैसे आयोग ने क्वेश्चन इसको रखा है ऑप्शन में उसी तरह हम एकदम लेकर आए हैं, ये नहीं कि अपने मन से हम तैयार किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं। यहाँ पे संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं। देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, वे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या उद्देश्य क्या है जिनको धरोहर संबंधी परियोजनाओं के द्वारा संपादित किया जा सकता है। बिल्कुल सत्य दोस्तों, ये विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या उद्देश्य यही है कि जिनको धरोहर संबंधी किसमें धरोहर संबंधी परियोजनाओं के द्वारा संपादित किया जा सकता है। ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, दूसरा इतिहास के विधियां विज्ञान और कला एवं प्रबंधन अध्ययनों के शोध में कैसे सहायक है। बिल्कुल ये भी विश्लेषणात्मक यानी कि एनालिसिस पे है, इसमें कैसे सहायक है, लड़के क्या करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे। तीसरा क्या कह रहा है, विविध भारती कार्यक्रमों को कितने क्षेत्रीय भाषाओं में स्थानीय बोलियों से प्रसारित किया गया था। ये विश्लेषणात्मक यानी कि एनालिसिस नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें जैसे कि मान कोई कार्यक्रम प्रसारित किया गया है और कल आपसे बताया जाएगा कि 3 भाषा में किया गया था, उसको तो आप लोग रटा रटा याद कर लेंगे, हाँ 3 भाषा में। यहाँ पे तर्क वितर्क आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है, विश्लेषणात्मक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को नहीं दर्शाता है। चौथा क्या कर रहा है, आपके द्वारा देखे गए 2 ऐतिहासिक धारावाहिकों पर समीक्षा कीजिए। ये भी विश्लेषणात्मक को दर्शाता है संज्ञानात्मक प्रक्रिया के द्वारा, क्योंकि इसमें भी कोई ऐतिहासिक तथ्य हम लोग दिखा देंगे बालक को 2, आप कहेंगे कि इसमें आप क्या करेंगे, समीक्षा कीजिए। तो अपने सोचने समझने तर्क वितर्क करने से वो समीक्षा निकालेगा, तो इसमें सोचने समझने की प्रक्रिया बढ़ेगी। तो यहाँ ये भी क्या है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को दर्शाता है। पांचवा क्या कर रहा है, भरूड़ क्या है, किस क्षेत्र या राज्य में यह लोकप्रिय है। देखिए भरूड़ के बारे में दिया गया है और किस राज्य या किस क्षेत्र में ये भी दिया गया है। डायरेक्ट लड़के इसको याद कर लेंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे। तो पहला दूसरा और चौथा ये क्या है, पहला दूसरा चौथा हम लोग लॉक करेंगे, किसमें है, देखिए पहला दूसरा चौथा ऑप्शन नंबर 3 में है, तो 1, 2 और 4 लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व है। निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व है। ऑप्शन 1 क्या करा है, मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है। बिल्कुल चलाया जाता है। मुकदमा क्या होता है, जनता के सामने खुली अदालत में तो चला जाता है। तो निष्पक्ष सुनवाई की मूलभूत तत्व एक है। दूसरा क्या कर रहा है, आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दी जाती है। बिल्कुल एक प्रति आरोपी को भी दी जाती है। और तीसरा क्या कह रहा है, बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता है। बिल्कुल ये कथन असत्य है, क्योंकि मौका एक दिया जाता है। तो निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व ये नहीं है, क्योंकि मौका दिया जाता है। चौथा क्या कह रहा है, न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला करते हैं। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वकील जो अपना एविडेंस दिखाएंगे, अपना तथ्य दिखाएंगे, उसी के आधार पर न्यायाधीश क्या करता है, अदालत के सामने वकीलों के द्वारा कथनों के आधार पर फैसला करता है। तो 1, 2, 4 सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किसमें है, तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, 1, 2 और 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है, प्रत्येक चिकित्सा को जहां तक संभव हो उन दवाओं के निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती हैं या आनुवंशिक दवाइयाँ या वैश्विक वसन या जेनरिक दवाइयाँ, प्राचीन उपचार। तो जेनरिक दवाइयाँ कहलाती हैं जो बहुत सस्ते मिलती हैं और हर घर पहुंचाया जाता है। तो यही है जेनरिक दवाइयाँ। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का लॉक हो जाएगा, जेनरिक दवाइयाँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके यहाँ पे ज्यादा है। पहला कथन देख लेते हैं। पहला क्या कह रहा है, प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है।
यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है। देखिए, प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ नहीं है। यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र भी नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है तथा ये प्रतिभाशाली छात्रों को आकर्षित भी करता है। सिर्फ श्रेष्ठ होनहार विद्यार्थियों के लिए नहीं है दोस्तों, इसलिए कथन गलत हो जाएगा। ए। बी क्या कह रहा है, सामाजिक विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक और विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जो वर्तमानीय स्वतंत्र विश्व में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है। बिल्कुल ये सत्य है दोस्तों, ए असत्य है और बी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे, ए असत्य है और किंतु बी सत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है। भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए दोस्तों कौन सा सबसे बेस्ट है, प्रासंगिक है। अशोक के अभिलेख की लिपि, क्या अशोक के अभिलेख की लिपि पढ़ाने से भेदभाव विषय पे ये संसाधन का चर्चा जो हो रहा है संसाधन प्रासंगिक रूप होगा? नहीं। मानव अधिकारों की वैश्विक घोषणा? नहीं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभवों के वृतांत पर। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों ये सब। देखिए, चर्चा नीचे दिए गए कॉलमों का मिलान करें तथा उपयुक्त विकल्प चुने। चर्चा चर्चा किस में जाएगा दोस्तों? तो चर्चा का हम लोग लेकर जाएंगे 4 में। इसमें 4 में सुनना, राय व्यक्त करना और दूसरों से पता लगाना, ये सब चर्चा के अंतर्गत आएगा। अवलोकन अवलोकन किस में आएगा? तो अवलोकन को हम लोग लेकर जाएंगे बी का तीसरा में। ऑब्जर्वेशन किस में होता है? रिपोर्टिंग, वर्णन, चित्र पठन और आरेखण। और दोस्तों सी यानी कि नियामक सरोकार, सी का हम लोग किस में लेकर जाएंगे? दूसरा में। तार्किक संबंध बनाना। नियामक सरोकार क्या होता है? तार्किक संबंध बनाना और स्पष्टीकरण भिन्न क्षमता के प्रति संवेदनशील पर्यावरण के प्रति चिंता प्रदर्शित करना। तो ऑप्शन नंबर डी का पहला हो जाएगा। तो देखते हैं किसमें है। देखिए, पहला का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला, ऑप्शन नंबर हम लोग 3 लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। देखिए, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो 7 जुलाई को एग्जाम होगा सब ये क्वेश्चन उसी में का आया हुआ है दोस्तों, वहीं से हम उठाए हैं। हर एक प्रीवियस ईयर का धीरे धीरे प्रैक्टिस कराते रहेंगे। बस आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोग के पास सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। लता सुबह 5 बजे चाय बेचती हैं, उसके बाद वह बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती हैं। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, घर की सफाई करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं। उसके पश्चात वो अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीद कर लाती हैं। इन सब कार्यों को कहा जा सकता है क्या? देखभाल कार्य कहा जाएगा, क्या दोहरा बोझ कहा जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 लॉक हो जाएगा, दोहरा बोझ कहा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। समसामयिक समसामयिक घटनों और प्रचलित परिवर्तनों को समाकलित करने के लिए। बिल्कुल। पाठ्यचर्या और मूल्यांकन को केवल विषय केंद्रित बनाने, देखिए पाठ्यचर्या और मूल्यांकन केवल और केवल सिर्फ विषय केंद्रित बनाने एवं पाठ्यचर्या के दायरे को सीमित करने के लिए। देखिए, केवल की बात कर दी, निगेटिव हो गया। संपूर्ण पेडागोजी में बताया है ये सब हम। तीसरा क्या कह रहा है? ये गलत हो जाएगा। केवल शिक्षकों को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर समय, श्रम और धन की बचत करने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। केवल शिक्षकों को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षक के अनुभवों के इस्तेमाल के द्वारा शिक्षकों के स्तर के अनुकूल आवश्यक परिवर्तन करने के लिए। क्या शिक्षक के अनुभवों के इस्तेमाल के द्वारा शिक्षकों के स्तर के अनुरूप जाएंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए, यहाँ पे शिक्षा कैसी मानी है? एनसीएफ 2005 बाल केंद्रित मानी, यहाँ पे शिक्षकों के स्तर के अनुरूप नहीं चलेंगे। तो ये भी 4 सिर्फ और सिर्फ केवल ऑप्शन 1 सत्य हो जाएगा। पहला, समसामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को समाकलित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
अभिकथन ए और तर्ककार को पढ़े तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल ये अभिकथन एकदम पॉजिटिव, भर भर के पॉजिटिव है, क्योंकि भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपॉर्चुनिटी दें, प्रोत्साहित करने का मौका दें, प्रोत्साहित करें जैसा जितना हो सका, तो शायद कभी भी नहीं किया जाता है बच्चों को। तर्क आर क्या कह रहा है, अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता है। बिल्कुल सत्य, दोनों से कोरिलेट भी है। जब विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के प्रोत्साहित करेंगे तो उनके अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता भी करेगा। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिकथन ए और आर सावधानी पूर्वक पढ़िए। देखिए क्या है, नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं। क्या नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं? बिल्कुल सत्य है, नैतिक मूल्य भी पढ़ाए भी जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, वास्तव में सामाजिक अध्ययन नैतिक मूल्यों को पढ़ाने का साधन हो सकता है, लेकिन केवल एकमात्र साधन के रूप पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए नैतिक मूल्यों को विभिन्न विषयों गतिविधियों जैसे नैतिक शिक्षा, साहित्य, छड़ और शैक्षिक संस्थान में समग्र वातावरण संस्कृति के माध्यम से प्रदान किया जाता है। और इसमें क्या है, कारण आर क्या, ये तो सत्य हो गया। सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए, हाँ बिल्कुल पढ़ाए जाते हैं, लेकिन एक दूसरे से कोरिलेट नहीं है। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन 2 हम लोग लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा कक्ष के दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्घृत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा गया है। यह बच्चों को मुख्यतः किसके द्वारा दिखाया सिखाता है? अवलोकन के द्वारा या कल्पना के द्वारा या याद करना या तर्क करना? तो ऑप्शन नंबर ये हम लोग लॉक कर देंगे। किसी दीवार पे मान लीजिए भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के या कर्तव्यों के बारे में लिखा गया है दीवारों पे, तो क्या लड़के जाएंगे उधर से गुजरेंगे तो ऑब्जर्वेशन ही तो करेंगे, अवलोकन ही तो करेंगे। तो अवलोकन यहाँ पे बेस्ट सत्य रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग पहला लॉक कर देंगे, अवलोकन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से क्या एक परियोजना कार्य जिससे छात्रों को प्रामाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है? क्या समालोचनात्मक सोच कौशल का विकास, या विषय ज्ञान और कौशल में सुधार, या रचनात्मक और नवीनतम में वृद्धि, या सहयोग और टीम वर्क को बढ़ाना? तो ऑप्शन नंबर 4 एप्रोप्रिएट एकदम सही आंसर होगा, एकदम राइट आंसर होगा। 4 हम लोग लॉक कर देंगे, सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देना। सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देना एक ऐसा परियोजना कार्य यानी कि प्रोजेक्ट वर्क है जिससे छात्रों द्वारा प्रामाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे 4 राइट आंसर होगा। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किए हुए पोर्टफोलियो को क्या उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित होना चाहिए? बिल्कुल सही होने चाहिए, उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित होने चाहिए पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो दोस्तों क्या होता है हम बता रहे हैं। जैसे बच्चे का, बालक का, उसमें क्या होता है, उसके अचीवमेंट होते हैं, उसके नाम होते हैं, उनकी फैमिली के नाम के बारे में होते हैं, बच्चे की अचीवमेंट क्या है, बच्चे की कमियां क्या है, सब पोर्टफोलियो में एक रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। तो पोर्टफोलियो क्या है, उद्देश्य पूर्ण व व्यवस्थित होना चाहिए, बिल्कुल सत्य है। विद्यार्थियों के नियमित कार्यों गतिविधियों को दर्शाना चाहिए, बिल्कुल ये भी क्या करता है, विद्यार्थियों को नियमित गतिविधियों को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या करता है, मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए। देखिए, रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सब बालक से जुड़ी है। बालक के बिहेवियर क्या है, बालक की अचीवमेंट क्या है, बालक की कमियां क्या है, सब उसके बारे में दर्शाता है। तो तीसरा गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के कार्यों का लंबे समय का संग्रह होना चाहिए, बिल्कुल लंबे समय का संग्रह होता है। जैसे क्लास 1 में बालक पढ़ रहा है तो पोर्टफोलियो में जितनी उसकी अचीवमेंट, कमियां, जितनी खेल गतिविधि से हैं, सारे उसमें रिकॉर्ड हैं। जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो वो एक दूसरे को साझा कर देते हैं। तो वही है कि विद्यार्थियों के कार्यों का लंबे समय का संग्रह होना चाहिए। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 को हम लोग लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए, आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा सर्वेक्षण विधि, क्योंकि सर्वेक्षण विधि में इस विधि में अनेक व्यक्तियों से डेटा एकत्रित करने, उसका विश्लेषण करने व उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया शामिल होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, सर्वेक्षण विधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज्यादा उपयोगी होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूहों में काम कर रहे हैं और छात्रों को अलग अलग मूल्यांकन, देखिए देखिए यहाँ पे कीवर्ड पकड़िए, छात्रों का अलग अलग मूल्यांकन करने की बात कर रहा है, यानी कि व्यक्तिगत मूल्यांकन करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे रूब्रिक्स और पोर्टफोलियो सत्य जगह, क्योंकि अभिव्यक्ति के रूप में जो होता है रूब्रिक्स इसकी ग्रेड से संबंधित होते हैं, पोर्टफोलियो उसकी अचीवमेंट कमियां क्या है, और अभिव्यक्ति करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है बच्चों का रूब्रिक्स और पोर्टफोलियो। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 किसमें सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे, पहला और चौथा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। तो चलते हैं देखते हैं कौन सा नहीं है। पहला क्या कह रहा है? समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना, बिल्कुल ये सत्य हो गया, पहले ही ऑप्शन सत्य हो गया। दूसरा देख लेते हैं क्या कह रहा है? जिन राज्यों से प्रतिनिधि या मंत्री चुनकर आते हैं उन राज्यों के लोगों को, बिल्कुल ये देखिए असमानता की बात कर दी। भाई भतीजावाद के आधार पर रोजगार, सिर्फ भाई भतीजा के आधार पर रोजगार सुनिश्चित करेंगे तो कहाँ से समानता आ गई? राजनेताओं के सगे संबंधियों को नौकरी देना, ये भी देखिए गलत हो गया। अगर आप लोग को ऑप्शन कोई नहीं आ रहा है दोस्तों, तो पैडागोजिकल से आप क्वेश्चन को पहले गलत करने की कोशिश करिए कि कौन सा गलत है, अपने आप निकल के एक सही आंसर आ जाएगा। यही पैडागोजिकल का मेन सॉल्व करने का तरीका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कैसा, निम्नलिखित में से कौन आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने की अवसर प्रदान करता है? विकसित करने की कौन सी, मतलब आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का है सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसमें से। तो देखते हैं, शाहजहानाबाद में मुगल शहर तैयार करने में यमुना ने क्या भूमिका निभाई? यमुना ने क्या भूमिका निभाई? बिल्कुल, अगर शाहजहानाबाद जो है, शाहजहानाबाद में जो मुगल शहर है तैयार करने में, तो यमुना ने क्या भूमिका निभाई? आप तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे, आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, तभी तो आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकसित होगा। तो आपको रटा रटाया यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है परिभाषा, आपको खुद किया जा रहा है कि यमुना ने क्या भूमिका निभाई, उस पर सोचने समझने की कोशिश करिए। तो ऑप्शन 1 सत्य हो गया। 2 क्या कह रहा है? प्रेस वार्ता का क्या प्रयोजन है, सरकार क्या कर रही है, इस पर बात करने में प्रेस वार्ता कैसे आपकी सहायता करती है? सही बात है, कैसे कैसे भी आ गया, किस प्रकार, तो ये भी सत्य हो गया। निदर्शित उदाहरणों के साथ बाजारों में अंतर कीजिए, सिर्फ बाजार में अंतर करेंगे, निदर्शित उदाहरणों के साथ, उदाहरण आपको दे दिया है, उदाहरण आपको दिया जा रहा है और अंतर करने की बात करती है, यहाँ पे आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित नहीं कर रहा है। चौथा क्या कह रहा है? एक लोक सेवक के लिए यह आवश्यक है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो। व्याख्या करें, सही बात है, तटस्थ हो तो आप व्याख्या कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे तो ये भी हो गया आलोचनात्मक चिंतन। पांचवा क्या कह रहा है? जल की उपलब्धता बस्ती प्रतिरूप को प्रभावित करने का एक मुख्य कारक है, चर्चा कर, यहाँ पे तो चर्चा करने की बात कर दी, यानी कि 1 2 4 5 ऑप्शन नंबर 3 हमारा लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि कहलाते हैं। तो ऑप्शन 1 क्या कह रहा है? सीमांत किसान, सीमांत किसान उसे कहते हैं जो 2.5 हेक्टेयर से कम हो, सीमांत किसान कहलाते हैं। जमीन, प्रवासी श्रमिक मजदूर और कृषि मजदूर, ऑप्शन 2 तीसरा लॉक हो जाएगा। जो ग्रामीण में भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग रहते हैं, प्रवासी मजदूर, कृषि खेतिहार मजदूर कहलाती हैं। इनकी आजीविका का मुख्य स्रोत यही है, कृषि है। ये लोग दूसरे किसानों को खेतों
वह जमीनों पर कार्य करते हैं जिनमें मुख्यतः मिट्टी की जुताई हुई, कृषि फसल या बागवानी उत्पादन को उगाना, काटना तथा पशुधन जैसे गाय, बकरी, मधुमक्खी आदि का प्रबंध शामिल है। तो दूसरा, तीसरा या ऑप्शन नंबर 2 हमारा लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार के लिए निम्नलिखित में से थे किससे? फ्रांसिस की क्रांति से। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा लॉक हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के विचार फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है, जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित व व्यापक संविधान है। यह कठोर व अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान कैसी है? यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 लॉक हो जाएगा, फ्रांसीसी की क्रांति। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है? मतलब कि लिंग तटस्थ का उदाहरण है। लड़कियों के एक समूह रंगोली बना, क्या ये उदाहरण है? नहीं, लड़कियां तो शुरू से ही रंगोली बनाते, अगर लड़के यहाँ पे बनाते तो वहाँ एक उदाहरण हो जाता लिंग तटस्थ का। लड़कों के समूह द्वारा वार्षिकोत्सव में सहायता करना, बिल्कुल वार्षिकोत्सव में देखेंगे विद्यालयों में वार्षिकोत्सव लड़कियां मुख्य स्रोत में रहती हैं, तो वहाँ पे लड़कों के द्वारा वार्षिकोत्सव में सहायता होता है, करते हैं, अपना संचालित करते हैं। तो ये लिंग तटस्थ उदाहरण का बेस्ट ऑप्शन है। और तीसरा क्या कह रहा है? लड़कियों के समूह या नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी करना, नहीं। चौथा क्या कह रहा है? लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना, चौथा ये भी। यानी कि 2 और 4, ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे। ये लिंग तटस्थ वातावरण का बेस्ट उदाहरण है इस ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदाय की सघनता सबसे अधिक है? क्या उत्तर भारत में, क्या दक्षिण भारत में, क्या पूर्वी भारत में या पश्चिमी भारत में? तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत में विशेषतः झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ, पश्चिम बंगाल व छत्तीसगढ़ राज्यों में आदिवासी समुदाय की संख्या सर्वाधिक है। ये जनजाति समुदाय अपनी संस्कृतियां, भाषाओं व परंपराओं की समृद्ध विविधता को संरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। देखिए, कथन ए, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है। बिल्कुल कथन सत्य है। गैर कृषि उसे कहते हैं जो दोस्तों खेत में, जैसे गांव में तो रहते हैं लेकिन खेती बाड़ी वो लोग नहीं करते हैं, वो गैर कृषि कहलाते हैं। आर क्या कह रहा है? एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधियां नहीं हो। बिल्कुल ये भी सत्य है और दोनों कोरिलेट भी हैं, क्योंकि पलायन होती है गैर कृषि जब नहीं होती तो पलायन शहरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोनों व्याख्या भी सही है। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धीरे धीरे हमारा क्वेश्चन समाप्त हो रहा है दोस्तों। देखिए, 27वां क्वेश्चन क्या है? विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपने कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांटना चाह रही है। क्या कर रही है? बांटना चाह रही है। निम्नलिखित में से समूह निर्माण का कौन सा तरीका सबसे उचित होगा? क्या विद्यार्थियों के सुविधा अनुसार, क्या विद्यार्थियों के सुविधा अनुसार हम लोग बांटेंगे? नहीं, निगेटिव हो जाएगा। आगे से पीछे के क्रम में बैठने के क्रम, नहीं, ये भी क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। आगे से पीछे क्रम में बैठने के क्रम के अनुसार, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों के पिछली परीक्षा में आए अंकों के घटते क्रम में, नहीं, कभी बच्चों को सेग्रेगेशन अंकों के आधार पर नहीं बांटेंगे। चौथा क्या कह रहा है? विषम यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे बेस्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगर पेडागोजिकल नहीं आ रहा है आपको क्वेश्चन, अगर इसमें एसएसटी में नहीं आ रहा है तो आप लोग ये कोशिश करिए कि कौन से क्वेश्चन इसमें गलत हो सकता है। जैसे ही गलत छाटेंगे सही उत्तर अपने आप निकल कर आ जाएगा। जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे धीरे धीरे आप लोग को आइडिया लग जाएगा। 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में अनेकत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है? तो सही विकल्प का चयन करें। या एकल विचारधारा की प्रमुखता, सिर्फ एकल विचारधारा की प्रमुखता रखेंगे? एकल यानी केवल आ गया, निगेटिव हो गया, गलत हो जाएगा।
अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 लाख हो जाएगा। अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना। देखिए यहाँ पे गलत कैसे छाटेंगे देख लेते हैं। देखिए एकल आ गया, तुरंत गलत कर देंगे। सामाजिक विज्ञान से कुछ परिप्रेक्ष्यों का निष्कासन, मतलब कुछ निष्कासन कर देंगे, नहीं, निष्क्रिय हो गया। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्री में कठिन भाषा, क्या कठिन भाषा का प्रयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सरल भाषा का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सत्य। ऐसे पहले आप लोग निगेटिव वर्ड्स छांटिएगा, क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है और यह निम्न में से किसको निर्धारित करता है। तो देखिए लोगों और कंपनियों के बीच संबंध नहीं, पड़ोसी देशों के बीच संबंध नहीं, लोगों और सरकार के बीच संबंध को भी निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 लाख हो जाएगा, लोगों और सरकार के बीच संबंध। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, नहीं, हाँ आखिरी क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था। दोस्तों ये क्वेश्चन हम पहला सेट में ये कराए हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस तीसरा का क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा आंसर होगा। पहला सेट में इसका हम आंसर बताए हैं ये क्वेश्चन, और इसमें आप लोग बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलते हैं दोस्तों, अब हम लोग, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और थोड़ा सा लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।